दोस्तों कूलाम का नियम तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं वैसे ही बच्चे डर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे हमेशा के लिए सदिश निरूपण याद हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को। देखो भाई, ध्यान से इस बात को समझना है कि यहाँ पर 3 अक्ष लिए गए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मतलब इस दो बिंदु आवेशों को 3D में रखा गया है। अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2। अब इस पे एक बात समझना है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये बल इसके ऊपर लगाएगा और ये वाला बल इसके ऊपर लगाएगा। तो इसके Q1 की वजह से Q2 पर जो लगने वाला बल है F21। याद रखना कि जिस पर बल लगेगा उसको पहले लिखेंगे और जिसके द्वारा बल लगाया जाएगा उसको बाद में लिखेंगे। वही बात यहां पर लिखी गई है, जिस पर बल लग रहा है उसको पहले और जिसके द्वारा लगाया जा रहा है उसको बाद में। अब रही बात यहां पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, तो अब एक बात समझ लो, जब इसको 3D में रखा गया है तो अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। अक्षों के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की जो स्थिति है वह वेक्टर R1 है और Q2 के जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है वह वेक्टर R2 है। ठीक है भाई। अब यहां पर आपके पास Q1 के वजह से Q2 पर बल लग रहा है और Q2 के वजह से Q1 पर बल लग रहा है। तो यदि हमको Q2 से Q1 की ओर दिशा में, है ना, Q2 से Q1 की ओर दिशा में हमको दूरी लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए दूरी हम लोग यूज करेंगे वेक्टर R21। ठीक है ना, याद रखना। यदि Q1 से आपको Q2 की ओर दूरी लेनी होगी तो आप यूज करोगे वेक्टर R12 यूज करोगे, वेक्टर R12 यूज करोगे। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? सिंपल से, जो चीज फिगर में हम लोग देखते हैं उसको लिख लेते हैं। एकदम फिगर से पूरे के पूरे समझाऊंगा। आप सीधा सीधा लिखोगे यहां पर कि माना दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 का स्थिति सदिश एकदम आराम से समझेंगे कि पूरी की पूरी बात को हम भी लिख डालेंगे। स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है, वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। अब यहां पर एक बात को समझ लेना कि अब यहां पर हमको दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है, चाहे Q2 से Q1 की मापो और चाहे Q1 से Q2 की मापो, दोनों के बीच की दूरी सेम है, परिमाण में आपस में बराबर है। बस यहाँ पर दिशा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो वेक्टर चिन्ह लगाएंगे और इसी के वजह से हमको वेक्टर R21 या वेक्टर R12 लिखना पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पर समझो। अब यहाँ पर Q1 के वजह से Q2 पर बल लगा जा रहा है, जिसको ये वेक्टर F21 बोलते हो, और Q2 के वजह से Q1 पर लगाए जाने वाले बल को वेक्टर F12 लिखते हो। तो सीधा सीधा बोलेंगे कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, है ना भाई, लगाया गया बल। ये बताओ लगाया गया बल किसके बराबर है? यहां पर किस पर लग रहा है? तो Q1 पर। किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। तो क्या लिखोगे? वेक्टर F12। नाम से एकदम बहुत बढ़िया से लिखना है, जिस पर लगेगा उसको पहले, जिसके द्वारा लगाया जाएगा उसको बाद में। अब आपने कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि F इक्वल टू जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में होता है आपका R²। ठीक है भाई, निर्वात या वायु के लिए सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करोगे, लेकिन यहां पर हम दिशा की कोई बात नहीं करते, क्योंकि बल जो होता है सदिश राशि, इस वजह से दिशा यहां पर लेना जरूरी है। क्योंकि निकाय वगैरह होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक आवेशों से मिलकर के बने होगा निकाय, तो उसमें हमको दिशा की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर वेक्टर F इक्वल टू हमको लिखना है, वेक्टर F12 इक्वल टू लिखना है, तो आप वहीं से यूज करोगे 1/4πε0। राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। Q1 Q2 यहां पर भी दो बिंदु आवेश है, तो आप लोगे वहीं Q1 Q2 बटे में। अब यहां पर एक बात समझनी होगी, आप किधर से किधर की तरफ बल लगा रहे हो? Q2 के वजह से Q1 पर लग रहा है, Q2 के वजह से Q1 पर जब जाओगे, Q2 से Q1 की ओर जाओगे, तो उस दूरी की दिशा को हम लोग लेंगे वेक्टर R21, है ना। क्या लिया जाएगा? वेक्टर R21, यानी कि जो यहां पर वेक्टर R21 होगा, ठीक है ना, R21 इसके वर्ग के बराबर होगा, इसके परिमाण के बोल सकते हो, सीधा सीधा वर्ग के बराबर ये बीच की दूरी आएगी, सिंपल, है ना। अब यहां पर एक बात को और समझना है
ये इसका परिमाण रहा, है ना, इसका परिमाण हम लोग लेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें बात आएगी कि ये बल जो लग रहा है Q2 के द्वारा Q1 पर, इसकी दिशा कौन बताएगा? तो आपने एक बात पढ़ी होगी कक्षा 11 में, एकांक सदिश, है ना। एकांक सदिश किसको बोला जाता है? तो जिसके ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं किसी भौतिक राशि के ऊपर, तो एकांक तो बन ही जाता है, लेकिन एकांक सदिश उसे बोला जाता है जिसका परिमाण 1 के बराबर होता है। जिसका परिमाण किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है मेरे साथी। तो 1 के बराबर होगा, जैसे मान लो कि मेरे को एग्जाम्पल के तौर पर वेक्टर ए कैप लेना होगा, तो ये ए कैप जो होगा एकांक सदिश होगा, और यह दिशा किसके बारे में बताता है? तो वेक्टर ए के दिशा को दिखाता है। किसके दिशा को दिखाएगा? वेक्टर ए के दिशा को। आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे कि इसके बराबर हम लोग वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई यहां तक? ये ए कैप इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेक्टर ए बटे में ए, यानी कि इस वेक्टर ए का परिमाण, जो यहां पर मैंने परिमाण के लिए मॉड का यूज किया है। क्लियर? अब यहां पर एक बात को समझेंगे, दिशा बताने वाला इसी को हम लोग लेंगे, यानी कि Q2 से किधर की तरफ है? Q1 की तरफ है, तो यहां पर हम लोग इनटू में लिख लेंगे वेक्टर 2 1 का कैप, ऐसे लगा सकते हो। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बना भाई? पहला। ये कौन सा समीकरण नंबर बना? पहला। चाहो तो इसको और आगे इस तरह से चेंज कर सकते हो, और चाहो तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि आसान तरीका यूज करना है बिल्कुल, जिसके वजह से आपको हमेशा याद रहे वो चीजें। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी प्रकार से हम Q2 के द्वारा, है ना, इसी प्रकार से हम लोग Q2 पर किसके द्वारा लग रहा है बल? यहां पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, Q1 द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। अब यहां पर भाई Q2 के द्वारा बल लगाया जा रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? Q2 पर लग रहा है Q1 के द्वारा। इसको बोलोगे वेक्टर F21, जो यहां पर आप देख रहे हो Q1 के द्वारा किस पर लग रहा है? Q2 पर। सेम बात यहां पर भी लिखी जाएगी 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। दोनों आवेश वही Q1 इंटू Q2 या Q2 इंटू Q1, बात तो बराबर है। बटे में बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी यहां पर यही है आपके पास, और परिमाण आपका वही लेना पड़ेगा। अब यहां पर आपके पास वेक्टर R21 लिए थे, अब यहां पर लेना पड़ेगा मेरे को Q1 से Q2 की तरफ दिशा जा रहे हैं, तो ये वाली दूरी लेनी पड़ेगी। बात दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, बशर्ते दिशा दोनों का उल्टा है। अब यहां पर आपके पास हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर दिशा निकालने के लिए हम लोग इसी का कैप लगा देते हैं, R12 का कैप लगा दोगे। R12 का क्या लगा दोगे? कैप लगा दोगे। ये समीकरण नंबर आपका कौन सा बन जाएगा? दूसरा। एक बात यहां पर आप समझेंगे कि जो यहां पर आप वेक्टर, चूंकि वेक्टर R21 या वेक्टर R12, इन दोनों के परिमाण की मैं बात करूं, तो ये दोनों आपस में परिमाण में क्या है? बराबर है। परिमाण में आपस में क्या है भाई? बराबर है। लेकिन इन दोनों की दिशाएं अलग है। तो आपने ऋणात्मक सदिश के बारे में कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जो ऋणात्मक सदिश होता है, जब दिशा बदल जाती है तो चिन्ह उसका बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर दिशा को बताने के लिए हम बात करेंगे, तो यहां पर या तो आप इसको इस फॉर्म में लेके जा सकते हो, या आप यहां पर भी, ये भी एकांक सदिश है जो वेक्टर F12 के दिशा को डिनोट करा रहा है। यहां पर वेक्टर R12 है जो वेक्टर F21 के दिशा को दिखा रहा है। तो यहां पर दिशा को चेंज हो रहा है, तो दिशा को उल्टा, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ऐसी स्थिति में है तो चिन्ह हम बदल देंगे। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर ही होते हैं, बशर्ते एक शर्त के अकॉर्डिंग कि दोनों में से किसी एक को आप बदल रहे हो, तो चिन्ह कौन सी लग जाएगी भाई? माइनस लग जाएगी, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इस वजह से चिन्ह कौन सी लग जाएगी? माइनस। अब यहां पर समीकरण 1 या समीकरण 2 से जो भी चेंज करना चाहते हो, इसी वाले से हम लोग लिखते हैं, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से आप लिखना चाहते हो, तो अब यहां पर मेरे को एक चीज बताओगे आप लोग कि यहां पर हम तो ये बात लिख ही सकते हैं, वेक्टर F21 इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में, इस वाले की जगह पर आप चाहो मेरे भाई
तो ये वाली बात भी लिखी जा सकती है, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और इस वाले जगह पर हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर ये वाली भी बात मैं लिख दूं, मतलब R21 भी लिख दूं परिमाण में, तो परिमाण में कोई दिक्कत यहाँ पर चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये और ये परिमाण में दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इसको आप चेंज कर रहे हो इसके रूप में, तो चिन्ह आपको कौन सी लगानी पड़ेगी, माइनस की चिन्ह लगानी पड़ेगी। या आप इसके बराबर ये लिख सकते हो, या इसके बराबर इसमें माइनस लगा के लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। चाहो तो ये बात लिखना, या आप चाहो तो ये वाली बात लिख देना कि वेक्टर आर कैप 12 के जगह पर हम माइनस आर कैप 21 लिख सकते हैं। चाहे आप इस साइड माइनस लगाओ चाहे इस साइड, या ये भी देख सकते हो कि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो फिर ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आपके पास R12 के जगह पर ये वाली बात तो लिखी जा सकती है सर जी, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। चिन्ह कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। तो माइनस वाले से इसमें गुणा कराओगे आप, तो यहां पर आपका हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में, सेम यही चीज आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे हम लोग यहां पर, है ना। और इनटू में आपके पास माइनस वाले से गुणा हुआ तो ये पूरा का पूरा माइनस हो गया। अब यहां पर कैप लगाएंगे, यहां पर कैप है पहले से तो कैप ही लगाओगे, ठीक है ना भाई। अब यहां पर वेक्टर आर कैप 21 यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब ये बताओ, ये वाला टर्म जो है यहां से लेके यहां तक का, और ये वाला टर्म जो है दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से लेकर के यहां तक की जगह पर, यहां से यहां तक दोनों देख रहे हैं कि मैच कर रहा है। इसका मतलब कि उसके जगह पर ये वाली बात भी लिखी जा सकती है, तो बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो समीकरण नंबर हम बोल सकते हैं 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम देख रहे हैं कि वेक्टर F21 जो है इसके बराबर हम माइनस चिन्ह लगा दे, माइनस है तो माइनस, और ये वाली के जगह पर हम ये वाली बात लिख सकते हैं, तो F12 भी लिखा जा सकता है। तो वेक्टर F12 आपको नजर आ रहा होगा। मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे कि दोनों ओर से लगाया गया बल जो है आपस में बराबर है, लेकिन इनके माइनस चिन्ह लगने का मतलब ये हो गया कि इनकी दिशाएं क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। तो सीधा सीधा बोल सकते हो कि अतः दोनों बिंदु आवेशों द्वारा एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में दोनों बिंदु आवेश द्वारा एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। दोनों बिंदु आवेशों द्वारा एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। अब यहां पर एक बात आ गई कि ये वाला इसके ऊपर बल लगा रहा है और ये वाला इसके ऊपर बल लग रहा है, दोनों बल आपस में बराबर है, दोनों की दिशाएं एक दूसरे से क्या है, उल्टा है भाई। तो आप सीधा सीधा आपने ये बात पढ़ा था कूलाम के थर्ड लॉ में, तीसरे नियम में आपने पढ़ा था कि न्यूटन के तीसरे नियम में आपने ये पढ़ा था कि जो पहली वस्तु जब दूसरी वाली वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है तो दूसरी वाली वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है। माने सेम बात यहां पर आती है। तो आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो कि इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम का पालन करता है। 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 राइट। आई होप ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इजी है,
कुछ नहीं है। बस ये याद रखना, कभी कभी अति लघु में भी क्वेश्चन पूछता है। तो कूलाम का नियम आप लोगों ने तो पढ़ा है ना कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या होता है भाई, आर स्क्वायर होता है। ये बात तो आपने पढ़ी है। जब अति लघु में पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो सदिश रूप में कि वेक्टर F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, वैसे ही लिखना। लेकिन जो यहां पर दूरी आएगी बस उसके ऊपर कैप लगा देना, तुम्हारा सदिश रूप में कन्वर्ट हो गया। तो 1 नंबर ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, कभी कभी ये चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अति लघु वाले में, तो ये चीज आप तैयार कर लेंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, आप पूरे इस चीज को समझ सकते हो। यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और पुनः देख लेना, ये बातें पूरा क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं एक टॉपिक और पढ़ते हैं। जब एक से यहां पर तो 2 आवेश है, 2 से ज्यादा आवेश हो जाएंगे तो आखिर में किस प्रकार से बल को हम लोग निकालेंगे, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को किस प्रकार से निकाला जाता है। जब 2 या 2 से अधिक बल आ जाते हैं, तब 2 से अधिक बल आ जाते हैं तो उनके लिए हम लोग परिणामी बल कैसे निकालते हैं, चलिए अगली टॉपिक में हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी कूलाम के सदिश निरूपण के बारे में पढ़ा, उसके बाद से एक बात और महत्वपूर्ण होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे यहां पर हम लोगों ने जो भी बात किया था, 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बात किया था। यदि 2 से अधिक यानी कि कोई निकाय है और उस निकाय में लगभग n आवेश उपस्थित है तो उनके वजह से किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, उसको किस तरह से निकाला जाता है, ये बात हम लोग पढ़ते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो चलिए शुरू करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत और इसमें समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई निकाय है, आपके पास कोई निकाय है, कोई सिस्टम है आपके पास, है ना, और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे आवेश उपस्थित है। मैं यहां पर कुछ आवेशों को ले रहा हूं, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। तो एक बात को जरा समझेंगे कि Q2 भी इस Q1 पर बल लगाएगा, Q3 भी इस पे बल लगाएगा और Q4 भी लगाएगा और Q5 भी लगाएगा। मेरे को निकालना है Q1 पर कितना बल होगा। तो अब एक बात को समझ लो, थोड़े से कूलाम का नियम क्या कहता है। जैसे यहां पर इनके द्वारा कूलाम के नियम में ये इस बात की पुष्टि होती है कि यदि आपके पास 2 आवेश है जैसे Q1 और Q2, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, Q1 और Q2 2 आपके पास आवेश है। कितने आवेश हैं? 2 आवेश। और दोनों आवेशों के बीच में यहां पर एक बल लगता है जो वैद्युत बल जिसको बोलते हो या कूलाम बल, F लग रहा है। दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। लेकिन यहां पर एक नया ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के साथ साथ यहां पर कोई दूसरा आवेश आ जाता है। जैसे मैं बोलूं कि Q3 आ गया इसके पास, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, इस पर पड़ने वाला प्रभाव लगभग 0 होता है, या सीधा सीधा बोल सकते हो कि यह बल क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। यह बल क्या होता है? अपरिवर्तित, है ना, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित होने का मतलब ये बदलता नहीं है। इस तीसरे वाले आवेश से कोई इसका लेना देना नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। उसी तरह से यहां पर Q2 के वजह से यदि Q1 पर बल लग रहा होगा तो इन सब के वजह से जो बल लग रहा होगा इसके वजह से कोई यहां पर इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। आई होप बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर Q2 के वजह से Q1 पर जो बल लगेगा, Q1 पर लगने वाला बल है, तो जो लगता है, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो वेक्टर F12 हो गया। इसके वजह से जो लगने वाला बल है वेक्टर F13 हो गया। Q4 की वजह से लगने वाला Q1 पर बल वेक्टर F14 हो गया। और Q5 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स जो हो गया वेक्टर F15 हो गया। बात समझ में आ गई। अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे अध्यारोपण के सिद्धांत में, तो आइए समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम बोलते हैं ये चीज कि यदि कोई निकाय है और बहुत सारे आवेशों से मिलकर के बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर के बना है, ठीक है ना भाई, बहुत सारे आवेशों से मिलकर के बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश, जैसे कि मैंने बात किया यहां पर Q1 की, तो Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, यानी कि इनके वजह से जो लगने वाला परिणामी बल होगा, उन अन्य आवेश जितने भी यहां पर जैसे Q2, Q3, Q4, Q5, इनके द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बल, जैसे आप देख रहे होंगे वेक्टर F12, वेक्टर F13, वेक्टर F14, F15,
के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो Q1 पर लगने वाला परिणामी बल होता है, जो Q1 पर लगने वाला परिणामी बल होता है, सीधा सीधा इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं कि Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, ये जो लगने वाला परिणामी बल वेक्टर F होगा, यह किसके बराबर होगा? वेक्टर F होगा, यह किसके बराबर आएगा? तो भाई समझ लेते हैं। वेक्टर F इजकल टू, यहां पर पहला वाला जो है वेक्टर F12 फिर प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 फिर एक वेक्टर F15, इस तरह से जितनी आएंगे सभी के सदिश नियमों के सहायता से जोड़ देंगे। जो मान आएगा वही हमारा उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कहलाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? आई होप ये पूरे के पूरे सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई यदि ये टॉपिक और जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को ये बातें यदि आई होप ये पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है आप लोग तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, यानी कि ये बोल सकते हो कि आवेश का वितरण किस तरीके से होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में, असतत आवेश वितरण के बारे में, रेखीय आवेश वितरण, उसका रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर आयतन आवेश वितरण और आयतन आवेश घनत्व के बारे में। तो भाई यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही नेक्स्ट डे अपलोड होने वाली है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।